सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी के पार्ट 1 पेपर के साथ आपके साथ हूँ। वेलकम ऑल द स्टूडेंट फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ यूजीसी। टुडे वी हैव read about the numeral system. That after we will read about the real number and real analysis. First of all, we introduce about the syllabus. In syllabus we have read about the natural number, whole number, integer and rational number. Real analysis के पार्ट तक हम पहुंचने से पहले डिस्क्राइब करेंगे कि जो संख्या पद्धति है उसका विस्तार कैसे हुआ। तो जब हमारे पास गणित का जो हायर नॉलेज नहीं था, प्राचीन जो हमारे समय थे, उस समय केवल हम क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। काउंटिंग के लिए हम गिनती गिनते थे। जैसे प्राइमरी सेक्शन में जब लड़का पढ़ने जाता है, कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि उन संख्याओं से जोड़ते हैं जिन संख्याओं को वह केवल गिनना जानता है, जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं की शुरुआत हुई, यानी कि फिर क्या हुआ, जो प्रकृति में उपस्थित थी, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इनको हमने क्या किया, काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो काउंटिंग नंबर्स थे, जो गिनती की संख्याएं थी, उन्हीं नंबरों को बोला गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए, प्राकृतिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये सारी जो काउंटिंग की चीजें थी, इनको कहीं न कहीं हम प्रकृति से जोड़ करके प्रकृति में उपस्थित चीजों को हम काउंट करते थे। लेकिन नेचुरल नंबर के बाद जब हमारा क्या हुआ, जो संख्या था वह 1 to 9 तक की काउंटिंग हमें आती थी। इसके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, कोई नंबर सिस्टम नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ही जीरो का आविष्कार हुआ, जो ही शून्य का आविष्कार हुआ, शून्य की खोज हुई, तो जब क्या किया गया कि शून्य को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड किया गया, यानी फ्रॉम 0 टू, अब क्या हो जाएगा, या 1 to 9 तक हम पहले से पहुंचे हुए थे और 0 को इंक्लूड कर दिए। तो 0 को जो ही नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड किया गया, तो हमारे पास संख्या पद्धति जो थी वह फिर क्या हुआ, 1 10, फिर 0 को इंक्लूड किया 1 से 12, और ऐसे क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा संख्या 0 to प्लस इनफाइनाइट तक की तरह बढ़ना शुरू हो गया, जिसको हमने क्या बोला, होल नंबर के नाम से जानते हैं। यह पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद क्या हुआ कि जब जो पूर्णांक थे, जो पूर्ण संख्याएं थी, वह पॉजिटिव थी, केवल धनात्मक वेरिएबल है। जैसे हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कदम कदम जोड़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हम पूर्ण संख्याओं का प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हम 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं और 10 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर हमें 5 कदम बैक आना हो, 5 स्टेप बैक आना हो, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी संख्या पद्धति उस समय नहीं थी, जिससे हम यह बता सकें कि पहले हम क्या हुए हैं कि 10 स्टेप या 10 कदम आगे बढ़े और फिर हम वहां से 5 कदम या 3 कदम बैक आए। तो बैक के लिए या फिर डाउन, किसी चीज के लिए डाउन करने के लिए, फिर मान लीजिए किसी हाइट से फिर डाउन जाने के लिए, या हम अप है, अप से डाउन जाने के लिए, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड होने के लिए हमारे पास कोई भी न्यूमरल सिस्टम या संख्या पद्धति नहीं था। तो जितने होल नंबर्स थे या जितनी पूर्ण संख्याएं थी, उन सभी पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक मान ले लिया गया। ऋणात्मक मान ले लिया गया तो तुरंत क्या हुआ कि अगर +1 इंडिकेट करता है फॉरवर्ड को, तो -1 इंडिकेट करेगा बैकवर्ड को। अगर +5 को फॉरवर्ड का डिनोट करता है तो -5 क्या करेगा, लेफ्ट को डिनोट करेगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो ऑप्शन था, या हमारे पास हाइट और बिलो का जो ऑप्शन था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने होल नंबर्स थे, उन सभी होल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया गया इनके नेगेटिव या इनके ऋणात्मक मानों को। मतलब कि हमारा जो 0 to 1 2 3 बढ़ते जा रहे थे, तो हमने 1 का क्या ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ले लिया -1, 2 का ले लिया -2, 3 का ले लिया -3। ऐसे में क्या हुआ कि अब हमारा जो नंबर सिस्टम था, वह नंबर सिस्टम पूरा क्या हुआ, बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते अब एक नया संख्या पद्धति या नया पद्धति आ गया, जिसको क्या बोला गया, इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण धन अंक, यानी कि जो अंक पूरा पूरा हो। हिंदी का शब्द है, ठीक है, तो क्या होता है, पूर्ण धन अंक। ये जो इंटीजर है, इसको हम इसके नाम से ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्याएं इंटीजर हैं। जैसे A5 लिखा है, ठीक है, तो 5 क्या है, काउंटिंग में पूरा पूरा है, जो भी चीजें हम काउंट करेंगे वो पूरा होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे।
लेकिन अभी भी जो संख्या पद्धति थी, जो न्यूमरल सिस्टम था, वह क्या था कि नेचुरल नंबर से इंटीजर तक तो हमें काउंटिंग आनी शुरू हो गई। हम धनात्मक वैल्यू के साथ ऋणात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं थी, जो पूरा नहीं था। जैसे अभी हमारे पास क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं सेव, तो एक सेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास संख्या पद्धति में मतलब क्या था, नेचुरल नंबर से भी होल नंबर और इंटीजर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का अगर हमने आधा कर दिया, तो इस आधे पार्ट को, हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अब कोई भी इस सिस्टम में से, नेचुरल, होल और इंटीजर में से कोई भी इसमें नंबर सिस्टम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फ्रैक्शनल वैल्यू आनी शुरू हो गई, भिन्नात्मक मान आना शुरू हुआ। मतलब कि अगर 4 पार्ट दिया है और इस 4 पार्ट में से अगर हमने क्या किया, केवल एक पार्ट ले लिया, तो इस एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी संख्या पद्धति नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन में एक नई संख्या पद्धति आई जिसका नाम हुआ रेशनल नंबर। और यह रेशनल नंबर डिनोट करती है कि जितने टोटल पार्ट हैं, इस टोटल पार्ट में कितने पार्ट को लिया गया। दैट मींस अगर आपके पास 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में से आप क्या कर रहे हो, केवल एक पार्ट ले रहे हो, तो जो हिस्सा आप लेते हो वह ऊपर रहता है और नीचे जो टोटल पार्ट था, इसको आप क्या बोलते हो, अंश बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, हर बोलते हो। तो जो अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट था, यह डिनोट करता था रेशनल नंबर को या परिमेय संख्या को। और इसी परिमेय संख्याओं को हम क्या क्या मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं कि जब कोई संख्या क्या की जाए, p बाई क्यू के रूप में, या और भी सिंबल से आप पढ़ते हो कि a बाई b के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, और जहां पर क्या हो, जो नीचे की वैल्यू, दैट मींस जिसका हर क्या हो, शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी ऐसी संख्या है जिनको हम क्या करते हैं, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, a बाई b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और b क्या है, वह शून्य के बराबर न हो, q जो है शून्य के बराबर न हो, नॉन जीरो इंटीजर हो। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एडवांस इसके डिफिनेशंस बढ़ते गए, तो एडवांस डिफिनेशन में रेशनल नंबर में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी संख्या क्या की जाए, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट की जाए, और जहां पर अब हम यह नहीं बोलते हैं कि q जो है वह शून्य के बराबर हो, ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि अब हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए कि p एंड q बोथ आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लिए कि जैसे आपने क्या किया कि 4/8 लिखा है, और आपका डिफिनीशन कहता है, जो पुराना डिफिनीशन रहा है वह यह कहता है कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या है, जिनको हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट करें और जिसका q शून्य के बराबर है। अब ये देखिए कि ये जो संख्या है यह p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट की गई है, और इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q बराबर 8 है, यह शून्य के बराबर भी नहीं है। तो इस हिसाब से, आपके डिफिनीशन के हिसाब से यह रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन अभी भी यह रेशनल नंबर के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हमने वर्ड हमने जो एडवांस डिफिनेशंस आए हैं रेशनल नंबर के, वो डिफिनेशन बताते हैं कि एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p बाय q एंड both p एंड q आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी रूट संख्याएं। रूट संख्याएं क्या है, तो 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये प्राइम नंबर्स है। कारण क्या है कि आपने 4/8 रखा है, तो 4/8 क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आके अपने मिनिमम फॉर्म में नहीं है। अभी भी 4/8 को हम क्या कर सकते हैं, इसके मिनिमम फॉर्म में लिखकर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यह जो 1/2 है, यह 1/2 रेशनल नंबर होगा, लेकिन 4/8 को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो न्यूमरल्स यूज किए गए हैं, जो अंकों का प्रयोग किया गया है, वह प्राइम नंबर नहीं है। तो जो एडवांस डिफिनेशन हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर का, वह एडवांस डिफिनेशन यह है कि जब किसी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें और जो दोनों संख्याएं हों, जो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो या अंश और हर हो, वह प्राइम हो, तो उस कंडीशन में यह रेशनल नंबर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब हम रेशनल नंबर तक आ गए, तो जितने इंटीजर्स थे वह इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हो सकते थे, और हुए भी कि अगर 4 लिखा है तो यह 4 क्या है, इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हमने क्या लिख दिया, 4/1 लिख दिया, तो यह क्या करता है, रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक तरीके से भी जान सकते हो, आप एक थ्योरम भी पढ़े होंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स।
जितने आपके क्या है पूर्णांक हैं वह सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन जितने परिमेय संख्याएं हैं वह सब क्या होती हैं रेशनल नंबर या सॉरी क्या इंटीजर नहीं हो सकती। आगे देखेंगे तो अब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम डेवलप हुआ उस पूरे नंबर सिस्टम में अभी भी क्या हुआ कि जो संख्या रेखा जिसका कॉन्सेप्ट आप प्राइमरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं, पहले से भी जानते हो कि संख्या रेखा क्या है। जब क्या है हमारे पास नॉन जो नंबर न्यूमरल्स वैल्यूज हैं उन नॉन न्यूमरल्स वैल्यूज को 2 डायमेंशनल में हम क्या करते हैं किसी संख्या किसी रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम क्या रखा गया है संख्या रेखा रखा गया है। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास अब तक जो न्यूमरल्स थे उनको आप क्या कर रहे हो रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ 0 हो गया, 0 के राइट साइड में आप जाएंगे, राइट साइड में आपको पॉजिटिव वैल्यूज डिनोट करने हैं, 0 के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखिए कि इस संख्या रेखा पर हम सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने हमारे न्यूमरल सिस्टम है इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल को भी, इंटीजर को भी और रेशनल को भी हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अनडिफाइंड है, जैसे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है। दैट मींस ये जितना भी मैंने नंबर लिखा है रूट में इनका हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो एक बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट आ गई थी कि क्या इन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें या इनका स्थान क्या हो। तो जो संख्याएं रेशनल नंबर नहीं हुई तो उन संख्याओं को संख्या रेखा पर अभी भी कोई स्थान नहीं मिल पाया था। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या डिफाइन करेंगे कि जिन संख्याओं का रूट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते उनका कौन सा नया नॉमेनक्लेचर नया नाम दिया जाए। इसके लिए आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन होगा कि √2 जो है वह रेशनल नंबर नहीं है, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। या ऐसे भी आप इसको डिफाइन करते हो एग्जिस्ट्स नो रेशनल नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2, मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर रूट करने पर क्या हो 2√2 के इक्वल मिले। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि √2 को किन जगह पर रखा जाए, क्योंकि यह जो हमारे पास नॉन 4 तरह के नंबर सिस्टम जान रहे हैं उसमें यह स्थान नहीं है उसका, न तो यह पूर्णांक है, न तो यह पूर्ण संख्या है, न तो यह रेशनल है, न तो यह नेचुरल है। इन चारों में इसका कोई स्थान नहीं है। और हमारे पास जो नॉन नंबर सिस्टम है जिनको हम ज्ञात कर चुके हैं वह क्या क्या है, या तो नेचुरल होना चाहिए, या तो फिर होल नंबर होना चाहिए, या तो फिर इंटीजर, या तो फिर क्या होना चाहिए रेशनल होना चाहिए। लेकिन अभी भी √2 का कोई भी इस चारों में स्थान नहीं मिला। तो हम डिफाइन करेंगे कि √2 जो है वह रेशनल नंबर नहीं है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उनको हम क्या नाम दें। तो आप देखेंगे हमने सपोज किया है कि जो √2 है वह रेशनल नंबर है। और अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या होगा कि √2 को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, p और q जो है वह p इंटीजर है और q को क्या बोलेंगे नॉन जीरो इंटीजर। उसी चीज को आपने पहले में डिफाइन किया कि p/q के में रिप्रेजेंट करें और q जो है वह 0 के बराबर है। उसी को हमने दूसरे तरह से डिफाइन किया कि p जो है वह कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन q के लिए जो अनिवार्य है वह क्या है कि वह नॉन जीरो इंटीजर हो, यानी 0 को छोड़कर के वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, बस 0 वैल्यू नहीं लेनी है। तो अब क्या हुआ कि और दूसरी चीज कि p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब ये दोनों को दोनों क्या हो एक अभाज्य हो। मतलब जिस संख्या से अगर हम इसको 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, यानी कोई प्राइम नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें माना गया है hence this is implies that p is even, मतलब p/q में हमने क्या मान लिया है इसको इवेन मान लिया। इवेन का मतलब हो गया सम संख्या। अब एक चीज मैं बता दूं कि जब किसी भी संख्या में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह संख्या क्या होती है इवेन नंबर में कन्वर्ट होती है। जैसे आप देखो 3 जो है यह इवेन नहीं है, लेकिन जो ही हम क्या करेंगे कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें इवेन में, 6 जो है वह इवेन हो गया। तो अभी हमने माना है कि p जो है वह इवेन है,
तो इसको अगर इवेन में है तो यह क्या होगा, हमेशा क्या होगा कि 2 के मल्टीपल के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 6 है, 6 अगर इवेन है तो इसकी पहचान क्या है कि इवेन होगी, तो जाहिर सी बात है कि 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वजह से 6 को हम इवेन बोल सकते हैं। 7 जो है वह इवेन नहीं है, क्यों नहीं इवेन है, क्योंकि हम 7 को 2 into समथिंग के रूप में, होल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए 7 जो है वह इवेन नंबर नहीं है। आगे देखिए, तो हमने मान लिया कि P जो है वह इवेन है। अगर P इवेन है तो P को हम 2 के मल्टीपल के रूप में क्या कर सकते हैं, 2 के गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने P को रिप्रेजेंट किया है P इक्वल टू 2m, जहां m क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। और आप देखिए आपने लिखा है P बाई Q इक्वल टू √2 और P को हमने क्या कर दिया, 2m के बराबर मान लिया, तो 2m इक्वल टू Q इक्वल टू √2। यहां से आपको वैल्यू मिला है कि Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, P की वैल्यू रख दी गई है। यहां से आप देखो, तो अब यहां से क्या मिला कि जो Q स्क्वायर है, इस Q स्क्वायर को भी 2 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और अगर Q स्क्वायर को 2 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q है वह भी कन्वर्ट होकर के अब इवेन हो गया, ये भी सम संख्या हो गया। और पहले आप बोल चुके हो कि P और Q, अभी हमने P को केवल इवेन माना था और जब हम P को इवेन मान करके वैल्यू पुट अप किया तो P बाई Q से हमको क्या मिला कि Q स्क्वायर भी इवेन मिल गया। यहाँ पे देखेंगे देखो P क्या मिला कि Q भी आपका इवेन हो गया, और जो Q इवेन हुआ तो आपने पहले क्या माना था कि P और Q प्राइम है, ये हमने सपोज किया था, लेकिन P को इवेन मानते ही क्या हुआ कि Q भी आपका इवेन हो गया। और जब P और Q इवेन हो गया तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि P और Q रिलेटिवली प्राइम है वह कंट्राडिक्ट कर गया, विच इज कंट्राडिक्शन, जो विरोध कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट का, हमारे सपोजिशन का कि P और Q क्या होंगे, वह रिलेटिवली प्राइम होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला कि P और Q दोनों इवेन है। इसका मतलब क्या होगा कि P और Q अगर इवेन है तो √2 होगा, वह रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब यह रेशनल नंबर नहीं होगा तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जिनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, उनके लिए एक नया नामक्लेचर होगा जिसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। और जो ही अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर स्थान दिया गया, ठीक है, तो तुरंत हमारा जो संख्या रेखा था, नंबर लाइन था, वह कंप्लीट हो गया। और जब हमने क्या किया कि सभी संख्याओं के लिए कॉमन नामक्लेचर दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये जितनी भी संख्याएं हैं ये संख्याएं कहीं न कहीं वास्तविक रूप से हमसे जुड़ी होती हैं, कहीं न कहीं हम इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम 1 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम भौतिक रूप से 1 को देख सकते हैं, किसी संख्या किसी ऑब्जेक्ट को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1/2 को भी हम देख सकते हैं, 1/2 का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और 1/2 का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो √2 को भी हम कहीं न कहीं भौतिक रूप से फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ये जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं, जितने भी न्यूमरल्स मिले हैं, इन सभी का क्या हुआ कि कॉमन नेम दिया गया और उस कॉमन नाम लिखा गया रियल नंबर। रियल नंबर नाम रखने के पीछे बस एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसे जितने भी नंबर जिनको हम वास्तविक रूप से वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। जैसे हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि अगर नेचुरल गिनती की संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5 हम गिन सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/7 को अगर हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं तो √2 को भी हम फिजिकली दिखा सकते हैं, जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू आती हो उसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इन सभी क्वांटिटी का, जितने ये नंबर सिस्टम्स हैं, जितनी ये संख्या पद्धति हैं, इन सभी क्वांटिटी का हम फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन करते हैं। वास्तविक रूप से हम फिजिकली अपने भौतिक जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसमें हम इनको देख सकते हैं। तो इस वजह से इनका एक कॉमन नाम रखा गया है रियल नंबर। और नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो रियल नंबर का क्या आगे हम यूज करेंगे। थैंक यू, वेलकम मोस्ट अगेन।